हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटेक प्लेटफॉर्म। सो गाइज, आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इररेगुलर लोन अकाउंट्स के बारे में और इसके कुछ पेरिफेरल कांसेप्ट्स को भी हम लोग समझेंगे गाइज। सो दिस इज लेक्चर नंबर 19 अंडर आर संकल्प सीरीज। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि जब भी हम लोग किसी भी एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन करते हैं गाइज, सो वी नीड टू हैव अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी। अब प्रॉपर स्ट्रेटेजी से मेरा मतलब क्या है कि भाई हम लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इन दोनों फैक्टर्स की इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए गाइस। सो अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है विद रिस्पेक्ट टू योर जेआईबी एग्जामिनेशन, तो आप लोगों के इसी कंसर्न को रिजॉल्व किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस ई बुक जो कि एडुटैप के द्वारा लॉन्च की गई है। अब इस ई बुक का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइस, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जामिनेशन के बारे में इन डेप्थ नॉलेज गैदर कर पाएंगे गाइस। सो हैव अ लुक ऑन दिस ई बुक अगर आप लोग अपनी प्रेपरेशन को एक सही डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहते हैं गाइज। मूविंग अहेड, अब हम लोग आते हैं आज के सेशन की डिस्कशन के ऊपर। सो देखिए गाइज, आज की इस डिस्कशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द क्लासिफिकेशन ऑफ इररेगुलर लोन अकाउंट। अब इररेगुलर लोन अकाउंट होने का मतलब क्या है कि लोन अकाउंट्स, पहली बात तो लोन अकाउंट वो अकाउंट हो गए जिन अकाउंट्स के रिस्पेक्ट में जो है वो लोन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जैसे मान लो कोई एक बोरोवर है, ए इंडिविजुअल नाम के एक बोरोवर है, एबीसी बैंक के द्वारा जो है इनको लोन दिया जा रहा है, तो ये जो इनका अकाउंट मेंटेन किया जा रहा है एबीसी बैंक के साथ, इसी को क्या बोला जा रहा है? लोन अकाउंट बोला जा रहा है गाइस। अब इररेगुलर लोन अकाउंट का मतलब क्या है कि भाई इस लोन, ये जो लोन लिया गया था इस इंडिविजुअल बोरोवर ए के द्वारा, इस लोन की रेगुलरली जो है वो रीपेमेंट देखने के लिए नहीं मिल रही है फ्रॉम द बोरोवर्स एंड। तो इस केस में अब हम लोग क्या बोल देंगे? इस लोन अकाउंट को इररेगुलर लोन अकाउंट बोल देंगे। तो किस तरह से जो है वो इररेगुलर लोन अकाउंट को हम लोग क्लासीफाई करेंगे, इसके लिए हम लोग देखते हैं कि भाई एक कमेटी अपॉइंट की जाती है ऑन फाइनेंशियल सिस्टम अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री एम नरसिम्हन, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इस कमेटी को अपॉइंट किया गया था, जिसको हेड किया जा रहा है श्री एम नरसिम्हन जी के द्वारा। तो इस कमेटी के द्वारा कुछ प्रूडेंशियल नॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया के अंदर रिगार्डिंग इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग गाइज। सो ये जो कमेटी थी एम नरसिम्हन जी के द्वारा जिसको चेयर किया जा रहा था, इस कमेटी के द्वारा तीन तरह के फैक्टर्स के रिगार्डिंग प्रूडेंशियल नॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया। एक एक करके हम लोग जो है वो इन तीनों फैक्टर्स को जो है डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इनकम रिकॉग्निशन के बारे में गाइस। अब देखिए, इनकम रिकॉग्निशन की अगर हम लोग बात करें तो इनकम रिकॉग्निशन को समझने से पहले हम लोग बात करते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में। अब देखिए गाइस, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है कि एसेट्स क्या होते हैं। एसेट्स, हम एक बैंक के बिहाफ पे अगर देखा जाए तो जो लोन या फिर जो एडवांसेस डिसबर्स किए जाते हैं बैंक के द्वारा, उन्हीं लोन्स और एडवांसेस को जो है वो एसेट माना जाता है बैंक के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए, लोन और एडवांसेस जब रीपे किए जाएंगे फ्रॉम द बोरोवर, तो बैंक को जो है एक इंटरेस्ट की फॉर्म में इनकम आएगी। बट जब ये इनकम आना बंद हो जाए तो उस एसेट को ही हम लोग क्या बोल देंगे? नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोल देंगे गाइज। अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट अकर्स व्हेन अ रिटेल एसेट स्टॉप जनरेटिंग इनकम फॉर द बैंक गाइज। सो आई होप दिस नॉन परफॉर्मिंग एसेट की जो डेफिनेशन है आप लोगों को क्लियर हो गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई टर्म लोन के केस में व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर डिक्लेयरिंग द नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो अगर टर्म लोन हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है तो वहां पे अगर जो इंटरेस्ट या फिर जो प्रिंसिपल अमाउंट है अगर वो ओवरड्यू रहता है फॉर मोर देन 90 डेज, 90 दिनों से ज़्यादा के लिए अगर ओवरड्यू रहता है, मतलब रीपेमेंट नहीं होती है या तो प्रिंसिपल अमाउंट की या फिर इंटरेस्ट अमाउंट की, तो उस केस में उस टर्म लोन को क्या बोल दिया जाएगा? नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोल दिया जाएगा गाइस। ठीक है। नेक्स्ट इज, अगर हम लोग ओवरड्राफ्ट या फिर सीसी दैट इज कैश क्रेडिट की बात करें, तो कब जो है वो एक ओवरड्राफ्ट या फिर कैश क्रेडिट को एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाएगा? जब ये जो अकाउंट हैं, दीज अकाउंट्स आर आउट ऑफ ऑर्डर फॉर ओवर 90 डेज, मतलब 90 दिनों से ज़्यादा के लिए अगर हमारा जो ओवरड्राफ्ट या फिर जो सीसी वाला अकाउंट है वो ओवरड्यू रहता है या आउट ऑफ ऑर्डर रहता है, तो उस केस में इन अकाउंट्स को जो है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा गाइस। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर बिल परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड। अगर बिल परचेजिंग की जा रही है या फिर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स किया जा रहा है, तो उस केस में कब जो है वो इन अकाउंट्स को एक एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाएगा? अगर बिल्स ओवरड्यू रहते हैं फॉर मोर देन 90 डेज। अब इसका मतलब क्या है गाइस? बिल्स वाले इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे मान लो एक इंडिविजुअल है ए,
दूसरा इंडिविजुअल है बी। अब इस ए इंडिविजुअल ने बी इंडिविजुअल से कोई गुड्स और सर्विसेज परचेज किए, बदले में इसने इसको पेमेंट करनी थी, बट इसने क्या बोला कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, बट मुझे जो है वो कुछ बिल्स मेरे मैच्योर होने, मतलब मुझे पेमेंट आनी है सी ऑर्गेनाइजेशन से। तो ये बैंक के पास गए, इन्होंने बैंक को बोला कि आप ये जो मुझे बिल्स मेरे मैच्योर होने हैं, जो कि सी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे अमाउंट पे करना है, इन बिल्स को आप अपने पास रख लो, और अभी करंटली मुझे पैसे की नीड है, बिकॉज मुझे आगे पेमेंट करनी है बी ऑर्गेनाइजेशन को। तो आप मुझे करंटली जो है पेमेंट कर दो, और जब ये सी जो ऑर्गेनाइजेशन से बिल्स आने, जब ये रियलाइज होंगे, तो आप अपना अमाउंट रख लेना, और जो एक्सीडिंग अमाउंट है वो मुझे दे देना। तो इसी को बोला जाता है बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड बिल्स। डिस्काउंटेड बिल्स मतलब अगर यहाँ पे 1 लाख के बिल हैं, तो लगभग 80,000 रुपया जो दे दिया जाएगा बैंक के द्वारा ए को। ठीक है, तो अब दे तो दिया जाएगा, बट अगर 90 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं, जब ना तो ये बिल्स मैच्योर हो रहे हैं, ना तो ये बिल्स रिडीम कर पा रहे हैं, और ना ही ए जो है वो पेमेंट कर पा रहा है, तो उस केस में फिर इन अकाउंट्स को हम लोग क्या बोल देंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर देंगे गाइस। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं रिकॉग्निशन के बारे में। अब देखिए, इनकम रिकॉग्निशन को ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो इनकम फ्रॉम एनपीए इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज रिसीव्ड नॉट ऑन द एक्रूअल बेसिस। मतलब जब तक नॉन परफॉर्मिंग एसेट के केस में इनकम रिसीव नहीं हो जाती, तब तक हम लोग नहीं मानेंगे कि भाई इनकम इज रिकॉग्नाइज्ड गाइस। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन हम लोगों को देखने के लिए मिलती है कि भाई अगर मार्जिन, मार्जिन मतलब मैंने ऑलरेडी बताया हुआ आप लोगों को, मार्जिन का मतलब है डाउन पेमेंट। अगर डाउन पेमेंट जो है अवेलेबल रहती है इन एडवांसेस, मतलब लोन्स के केस में अगर डाउन पेमेंट की गई है अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र या फिर लाइफ पॉलिसीज, तो उस केस में जो है वो एक्रूअल इनकम को भी कंसिडर किया जाएगा एज अ इनकम रिकॉग्नाइज्ड गाइस। नेक्स्ट इज रिवर्सल ऑफ द एंटायर इंटरेस्ट एक्रूड। जो भी एंटायर इंटरेस्ट एक्रूड होता है या फिर क्रेडिट किया गया है पास्ट पीरियड के अंदर, ठीक है, रिवर्सल ऑफ एंटायर इंटरेस्ट एक्रूड एंड क्रेडिटेड इन द पास्ट पीरियड इज नेसेसरी। अगर रियलाइज नहीं हो पा रहा है अमाउंट, मतलब जो भी इंटरेस्ट जो है एक्रू है या फिर पास्ट में क्रेडिट किया गया है इंडिविजुअल के अकाउंट के अंदर, मतलब इंडिविजुअल बैंक के अकाउंट के अंदर, तो उस सारे जो इंटरेस्ट है उसको जो है वो रिवर्स कर दिया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ रियलाइजेशन। मतलब जो अमाउंट दिया गया था उसको रियलाइज करवाने के लिए जो है वो एंटायर इंटरेस्ट का जो है वो रिवर्सल किया जाएगा। ठीक है, रिवर्स किया जाएगा एंटायर इंटरेस्ट को। एंटायर इंटरेस्ट का अंदर मतलब जो इंटरेस्ट आने वाला है या फिर जो पास्ट पीरियड में क्रेडिट हुआ है गाइस। तो इस तरह से जो है वो इनकम को रिकॉग्नाइज किया जाता है कि भाई एक बैंक को इनकम कब जो है वो मानी जाएगी गाइस। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू ऑल। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एसेट क्लासिफिकेशन के बारे में। सो गाइस देखिए, यहाँ पे जो है वो हम लोगों को 3 तरह के एसेट देखने के लिए मिल रहे हैं, सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट एंड लॉस एसेट। अब सब स्टैंडर्ड एसेट कब बोला जाएगा एक एसेट को, व्हेनेवर ए एसेट इज एनपीए फॉर अप टू 12 मंथ। जब एक एसेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया और वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट रहता है कब तक, 12 महीनों के लिए, मतलब 1 साल के लिए अगर कोई एसेट एनपीए रहता है तो उसको सब स्टैंडर्ड एसेट बोल देंगे। अब देयर इज अ डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी ऑफ सस्टेनिंग लॉसेज। अगर डेफिशिएंसीज को जो है वो करेक्ट नहीं किया गया, मतलब अगर एक अकाउंट जो है वो एनपीए है लगभग 12 महीने के लिए, और अगर उसमें कोई हम लोग जो करेक्शन मेजर्स नहीं ले रहे हैं उस अकाउंट को रियलाइज करवाने के लिए, तो लॉसेस जो हैं वो बियर करने पड़ सकते हैं बैंक को भी। नेक्स्ट इज अ डाउटफुल एसेट। अब एक एसेट को डाउटफुल एसेट कब बोला जाएगा, जब वो एसेट एनपीए रहता है फॉर मोर देन 12 मंथ, 12 महीने मतलब 1 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए अगर कोई एसेट एनपीए रहता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट रहता है, तो उसको हम लोग डाउटफुल एसेट की कैटेगरी में डाल देंगे। फर्दर डाउटफुल एसेट को जो है वो 3 फर्दर कैटेगरीज के अंदर जो है डिवाइड किया गया है, डाउटफुल 1, डाउटफुल 2 और डाउटफुल 3 गाइस। अब डाउटफुल 1 कब बोला जाएगा एक एसेट को, जब वो डाउटफुल एसेट की कैटेगरी में रहता है अप टू 12 मंथ। डाउटफुल 2 एसेट कब डिक्लेयर किया जाएगा, जब वो 12 महीने से लेकर के 3 साल के पीरियड तक डाउटफुल एसेट की कैटेगरी में रहता है। और डाउटफुल 3 कैटेगरी में कब डाल दिया जाएगा, जब वो 3 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए जो है वो डाउटफुल एसेट की कैटेगरी में रहता है एसेट गाइस। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। नेक्स्ट इज लॉस एसेट। अब लॉस एसेट नाम से ही समझ आ रहा है, विच इज अनकलेक्टेबल एंड ऑफ मिनिमल वैल्यू एज अ बैंकेबल एसेट। मतलब बहुत ही मिनिमल वैल्यू उसकी रह गई, अब बहुत ही कम गुंजाइश है भाई उसको जो है वो रिकवर या फिर रियलाइज करवा पाए, तो उस एसेट को क्या बोल दिया जाएगा, लॉस एसेट बोल दिया जाएगा गाइज। दिस क्लासिफिकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू गाइज। अब सिग्निफिकेंट इरोजन अगर सिक्योरिटी की वैल्यू में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, जैसे 50% से कम अगर जो सिक्योरिटी
की वैल्यू हो जाती है। सिक्योरिटी कौन सी? जो लोन लेने के लिए एज ए सिक्योरिटी बैंक के पास जो था वो बोरोवर के द्वारा कोई एसेट रखा गया था, अगर उस एसेट की वैल्यू जो है वो लेस देन 50% हो जाती है तो उस केस में स्ट्रेट अवे जो है वो उस एसेट को डाउटफुल एसेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और अगर जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो 10% से कम रहती है आउटस्टैंडिंग के, तो उस केस में सिक्योरिटी को भी इग्नोर कर देंगे हम लोग और जो एसेट है उसको डायरेक्टली जो है वो लॉस एसेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा गाइस। सो दिस इज एसेट क्लासिफिकेशन जो कि अभी हम लोगों ने स्टडी की गाइस। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं प्रोविजनिंग के बारे में गाइस। अब देखिए प्रोविजनिंग का मतलब क्या है? प्रोविजनिंग का मतलब है सेटिंग असाइड द फंड्स और रिवर्स द फंड्स टू कवर द पोटेंशियल लॉसेस और रिस्क एसोसिएटेड विद सर्टेन एसेट्स। अब मान लो बैंक के द्वारा जो है वो अलग अलग तरह के लोन्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। अब बैंक को नहीं पता है ना कि भाई वो लोन रीपे करेगा कस्टमर या फिर नहीं करेगा। अगर कर दिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं करा तो बैंक को लॉसेस बियर करने पड़ेंगे। तो वो जो फ्यूचर में पोटेंशियल फाइनेंशियल लॉसेस होने वाले हैं उनसे बचने के लिए जो है वो कुछ पैसा साइड में रख दिया जाता है बैंक के द्वारा, उसी को क्या बोला जाता है? प्रोविजनिंग बोला जाता है गाइस। ठीक है, तो लॉस एसेट के बारे में पहले बात करते हैं हम लोग कि भाई लॉस एसेट के केस में किस तरह की प्रोविजनिंग देखने के लिए मिलती है। सो गाइस देखिए लॉस एसेट के केस में वैसे तो लॉस एसेट शुड बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक ऑफ अकाउंट्स। इनको जो बैलेंस शीट है वहां से रिटर्न ऑफ कर दिया जाना चाहिए, इनको निकाल देना चाहिए लॉस एसेट्स को। बट फिर भी अगर किसी कारण से इनको बुक ऑफ अकाउंट्स में रखा गया है तो वहां पे 100% जो है वो प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी आउटस्टैंडिंग अमाउंट की। ठीक है, नेक्स्ट इज डाउटफुल एसेट की बात कर लेते हैं। अब डाउटफुल एसेट के केस में हम लोग देखते हैं कि भाई 100% प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी हम लोगों को फॉर द एक्सटेंट नॉट कवर्ड बाय द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। अगर रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी जो है वो कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट से कम है तो उस केस में अगर वो एसेट डाउटफुल एसेट है तो 100% प्रोविजनिंग करनी है। इसके अलावा अगर सिक्योर्ड पोर्शन है, मतलब सिक्योरिटी दी गई है बोरोवर के द्वारा इस लोन के अगेंस्ट में, तो 25 से 100% के बीच में जो है प्रोविजनिंग की हमारे को जो है वो परसेंटेज देखने के लिए मिलती है डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ द लोन गाइस। अब अगर 1 साल का पीरियड देखने के लिए मिल रहा है तो 25% प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। 1 से 3 साल का अगर ड्यूरेशन देखने के लिए मिल रहा है तो 40% प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। अगर मोर देन 3 ईयर्स का पीरियड हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है तो उस केस में 100% प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी गाइस। नेक्स्ट इज सब स्टैंडर्ड एसेट्स। अब सब स्टैंडर्ड एसेट के केस में जनरल प्रोविजनिंग ऑफ 15% ऑन द टोटल आउटस्टैंडिंग विल बी डन रिगार्डलेस ऑफ द सिक्योरिटीज अवेलेबल। मतलब इसका कोई लेना देना नहीं है सब स्टैंडर्ड एसेट के केस में कि सिक्योर्ड है वो लोन या फिर अनसिक्योर्ड है, जनरल प्रोविजनिंग 15% की करनी ही है। और अगर अनसिक्योर्ड है तो उस केस में एडिशनल 10% की और करनी पड़ेगी फिर। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड एसेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड एसेट के केस में जनरल प्रोविजनिंग की जाएगी बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द पोर्टफोलियो। जैसे फार्म क्रेडिट और जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं इनके केस में 0.25% की जो है वो प्रोविजनिंग की जाएगी। कॉमर्शियल रियल एस्टेट के केस में 1% प्रोविजनिंग विल बी डन। हाउसिंग लोन अकाउंट्स जो कि 7 जून 2017 के बाद जो है वो सेंक्शन किए गए हैं उनके केस में 0.25% की जो है वो प्रोविजनिंग की जाएगी गाइज। सो कौन से एसेट को के केस में कितनी परसेंट प्रोविजनिंग और किस तरह से प्रोविजनिंग की जानी है ये आप लोगों को ध्यान में रखना है गाइस। इस तरह से जो है एग्जाम के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं आप लोगों से। मूविंग अहेड, नाउ देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस। सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जून 2024 साइकिल एग्जामिनेशन। हाउ मच जनरल प्रोविजन हैज टू बी क्रिएटेड फॉर एसएमई अकाउंट। एक एसएमई अकाउंट के लिए कितने जो है वो जनरल प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। सो 0.15%, 0.20%, 0.25% या फिर 0.30% गाइस। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 0.25% की जो है जनरल प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी गाइस। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन मई 2023 एग्जामिनेशन। अब कमेटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम विच रिकमेंडेड प्रूडेंशियल नॉर्म्स वाज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री एम एस स्वामीनाथन, श्री एम नरसिम्हन, श्री डब्ल्यू एस सराफ या फिर श्री रघुराम राजन गाइस। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज श्री एम नरसिम्हन ने जो था वो चेयर किया था इस कमेटी को विच रिकमेंडेड द प्रूडेंशियल नॉर्म्स रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स के अंदर भी पर्टिकुलरली अगर हम लोग एसेट क्लासिफिकेशन, इनकम रिकॉग्नाइजेशन और प्रोविजनिंग की बात करें तो इसके रिगार्डिंग जो था वो प्रूडेंशियल नॉर्म्स दिए गए थे इस कमेटी के द्वारा, जिसको किसने चेयर किया था? श्री एम नरसिम्हन ने गाइस। मूविंग अहेड, नाउ देयर इज अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन फॉर यू गाइस। अ लोन अकाउंट ऑफ स्काईलाइन बिल्डर्स विद जेनिथ बैंक एज क्लासिफाइड एज अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट as on 31st March 2023. The account remained irregular
as of today's date, that is April 15 2024, the account has not been regularized. The bank recent assessment shows that while the project is stalled, there is still a possibility of revival if the additional funding is arranged, guys. So now this is a case study based question, guys. Try to answer out this question based on this case study. How should Zenith Bank classify this account as of April 15 2024? It should be classified as a standard asset, it should be classified as a substandard asset, it should be classified as a doubtful one asset, it should be classified as a loss asset. So what should be the right answer here? The right answer will be option number C, that is it should be classified as a doubtful one asset, guys. Moving ahead, next case study is Techno Solutions Limited loan account with National Bank was classified as NPA on 10 months ago. The primary security for the loan was machinery valued at 2 crore at the time of sanction. A recent valuation reveals the machinery realization value is now only rupees 80 lakh due to repaid obsolescence. The outstanding loan amount is 1.5 crore, guys. So this is again a case study regarding Techno Solution Private Limited, Techno Solution Limited, guys. Now based on this case study, based on the significant erosion of the security value, how should National Bank classify this account? It should remain as substandard asset until it completes 12 months as an NPA. It should be straight away classified as doubtful asset. It should be classified as loss asset. It can be reclassified as standard asset. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B. इसको straight away जो है वो doubtful asset की category में जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा, गाइस. ठीक है. मूविंग अहेड, next case study is a business loan account became an NPA 3 years ago and has been classified as doubtful 3 asset. The loan was secured against a specialized piece of equipment. The bank finally managed to seize the equipment. However, after trying to auction it, the bank realized its maximum realizable value is only rupees 50,000. The total outstanding debt in the account is 80 lakh. So it is again a case study, guys. Now based on this case study, what is the correct classification of this account after the auction failed? जब auction fail होगी तो उसके बाद इसको, इस account को जो क्या classify किया जाना चाहिए? It should revert to being a substandard asset. It should continue to be classified as doubtful 3. It should be classified as a loss asset. It should be written off but still classified as doubtful asset, guys. So what should be the right answer here? Right answer will be option number C. It should be classified as a loss asset, guys. ठीक है. Moving ahead, next is Mr. Sharma operates a current account with an overdraft facility of 10 lakh from the Citizens Bank secured by his fixed deposit of 12 lakh. So FD के अगेंस्ट में जो ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है यहाँ पे, the account has been regularly serviced. However, due to prolonged market slump, his business cash flow have severely deteriorated. As of April 1st, his overdraft facility account was deemed to be out of order as the outstanding balance was continuously exceeding the limit and the drawing were not being honored. On June 20, the bank internal system automatically classified the account as non-performing asset. For the quarter ending on June 30, the bank system had accrued 18,000 as interest income on this overdraft account, guys. So Mr. Sharma के regarding ये यहाँ पे जो case study दी गई है आप लोगों के सामने. Now based on this case study, what is the correct course of action for Citizen Bank regarding the 18,000 rupees of accrued interest for the quarter ending on June 30, guys? The bank can recognize the 18,000 as income since it was accrued by the system before the year end. The bank must reverse the entire 18,000 rupees of accrued interest as it was credited during the period when the account was classified as NPA. The bank can recognize the 18,000 as income because the overdraft is secured by a fixed deposit which provides more than 100% margin. The bank should wait for 90 days for June 20 before deciding on the income recognition, guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number C, guys. Moving ahead, next is Mr. Kapoor's small business loan account with loan bank has been classified as substandard asset for last 6 months. The total outstanding amount is 20 lakh. The loan was granted without any collateral, making it fully unsecured. अब ये जो है वो fully unsecured loan है, guys. So Mr. Kapoor के regarding ये हम लोगों को case study देखने के लिए मिल रही है. Now calculate the total provision that the local bank must maintain for this substandard asset. अब देखिए यहाँ पे लोन का जो टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो 20 लाख रुपीज़ है.
तो सब स्टैंडर्ड एसेट के केस में अभी मैं एक बार फिर से आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए अभी मैंने आप लोगों को बताया सब स्टैंडर्ड एसेट के केस में 15% की तो जनरल प्रोविजनिंग करनी है, एडिशनल 10% की करनी है हम लोगों को। तो इसी इसी कंसेप्ट को यहाँ पे हम लोग जो अप्लाई कर लेंगे गाइस, ठीक है। 15% की हम लोगों को जो प्रोविजनिंग करनी है, तो 20 लाख रुपीज तक का अमाउंट देखने के लिए मिल रहा है। सो 20 लाख इंटू 15% हम लोग कर लेंगे गाइस, ठीक है। 20 लाख इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। यहां से हमारे पास जो है वो 3 लाख रुपीज निकल के आ गया, प्लस 10% की एडिशनल करनी पड़ेगी हम लोगों को, तो 2 लाख रुपीज और निकल के आएगा, क्योंकि 20 लाख का 10% 2 लाख रुपीज हो जाएगा। तो टोटल जो है वो हमारे पास कितना बन के आ जाएगा यहाँ पे, इट विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 5 लाख रुपीज। टोटल 25% की जो हो प्रोविजनिंग करनी है हम लोगों को, बिकॉज इट इज अ सब स्टैंडर्ड एसेट गाइज। मूविंग अहेड नाउ, इन द एंड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि भाई अगर आप लोग किसी भी तरह के कोर्स में जो है वो खुद को एनरोल करना चाहते हैं गाइज, सो दिस इज द राइट टाइम फॉर यू। वाई? बिकॉज आप लोग जो है वो इस टाइम के ऊपर एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को कोर्सेज नाम का टैब देखने के लिए मिलेगा। इस कोर्सेज टैब के ऊपर जाते ही जेआईबी कोर्सेज आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। जेआईबी कोर्सेज के ऊपर जैसे ही आप लोग जाएंगे तो यहाँ पे जेआईबी का कंप्लीट मास्टर कोर्स अवेलेबल है गाइस। अब इस कंप्लीट मास्टर कोर्स के अंदर आप लोगों को आरबीडब्ल्यूएम, आई&आईएफएस, पीपीबी और आरबीडब्ल्यूएम चारों कंपोनेंट्स के लिए लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स और मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो आप लोग जो इन मास्टर कोर्स को अवेल कर सकते हैं अगर आप लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं। एंड वाई आई एम सेइंग कि दिस इज द राइट टाइम फॉर यू, बिकॉज गाइस अब एग्जामिनेशन में बहुत ही कम टाइम जो है वो रह चुका है, तो आप लोग जो है वो एक प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ जो है प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं गाइस। ये तो होगी कॉम्प्रिहेंसिव मास्टर कोर्स के बारे में बात। बट अगर आप लोग चाहते हैं कि इंडिविजुअल मास्टर कोर्स में खुद को एनरोल करना है, तो सिंगल ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है आप लोगों ने, जहां पे आप लोगों को आई&आईएफएस, पीपीबी, एएफएम और आरबीडब्ल्यूएम चारों कंपोनेंट्स के लिए जो हो मास्टर कोर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये तो हो गई मास्टर कोर्स के बारे में बात। बट अगर आप लोगों के पास टाइम का क्रंच है तो यू कैन ऑल्सो रेफर दिस लाइव क्रैश कोर्स, जहां पे आप लोगों को चारों कंपोनेंट्स के लिए लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे गाइज। सो हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज गाइज, अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर जेआईबी प्रिपरेशन गाइज। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।